Indian administration. That is your history, third chapter. Okay. Before start this chapter, we need to discuss about little bit something about your last chapter. In this chapter, we read that English company acquired virtual monopoly over India's foreign trade. उसने फॉरेन ट्रेड पे तो अपनी मोनोपोली एक्वायर कर ली थी. मोनोपोली मीन्स वो अकेली एक ऐसी कंपनी थी जो सिर्फ इंडिया में ट्रेड कर रही थी और कोई कंपनी नहीं थी. उसके कंपिटिटर्स आए थे, मैंने आपको पढ़ाया था. कंपिटिटर्स वर फ्रांस, डच, पोर्टुगीज. ओके, बट these were not compete with foreign ये ईस्ट इंडिया कंपनी. सो मोनोपोली किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उस टाइम. मोनोपोली मीन्स सिंगल ट्रेड कर रही थी, वहाँ पे सिंगल कंपनी थी, उसके कंपटीशन में कोई और नहीं था. देन उसका टारगेट क्या था? मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की. उसके बाद उसका टारगेट क्या बना? कंट्रोल ऑन पॉलिटिकल पावर. कि वो अब ट्रेड तो कर ही रही थी इंडिया में, बट अब क्या कर रही थी? वो पॉलिटिकल पावर पे भी अपना कंट्रोल करना चाहती थी. ओके, सो ही स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली कंट्रोल. कि इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्टली कंट्रोल कर दी, यानी उसने पॉलिटिकल अफेयर्स में भी अपना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर था. ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स जैसे स्टार्टिंग में हमारे पीएम होते हैं, देन अदर मिनिस्टर्स होते हैं, तो हम पढ़ेंगे इसमें उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था. ओके, फर्स्टली हम पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल आर्मी. इसमें हम पढ़ेंगे कि काफ़ी सारे एक्ट हुए, वन बाय वन हम एक्ट पढ़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर तो कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में होगा. यानी उनकी होम गवर्नमेंट कहाँ थी? इंग्लैंड में थी. इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी वो ही इंडिया में स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही थी. ओके, अब वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे. अब देखो, जो उनकी होम गवर्नमेंट थी वो कहाँ थी? इंग्लैंड में थी. इंग्लैंड से सारा कुछ चल रहा था इंडिया का, कि कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे वहाँ पे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगी, कैसी मैनेजमेंट होगी. सो जो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स थे वहाँ पे, जो होम गवर्नमेंट थी वो इंग्लैंड में थी, और जो डायरेक्टर्स थे कहाँ पर? इंडिया में. कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जो इंडिया में थे वो क्या थे? 24 मेंबर्स थे, और उनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, इनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. एंड ये इलेक्टेड किसके थ्रू होते थे? बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, जिनके पास कंपनीज के शेयर्स हों, उनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोस्पेरिटर्स. ओके, क्या बोला जाता था? कोर्ट ऑफ प्रोस्पेरिटर्स. ओके, सी इन 1770 द कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल बैंक्रप्सी. हाउ? कंपनी तो बहुत सारा प्रॉफिट ले रही थी इंडिया से, ड्रेन की तरह जा रहा था वहाँ तो पैसा, बट वहाँ उसको बहुत सारा लॉस हुआ. वो पढ़ेंगे हम कैसे हुआ. कंपनी को 1770 में बैंक्रप्सी का सामना क्यों करना पड़ा? देखो, फर्स्टली बंगाल फेमाइन था. बंगाल में जो बहुत सारे वॉर हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था? लॉस हुआ था. वॉर से हमेशा वो लॉस ही होता है, हर तरह का फाइनेंशियली एंड जो मेंटली होता है वो क्या होता है? लॉस ही होता है. तो बंगाल में जो वॉर हुआ था उसकी वजह से क्या हो गया था? भूखमरी आ गई थी वहाँ पर, यानी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो रही थी लोगों की. इस वजह से वहाँ पर तो इसने कंपनी ने उनकी हेल्प की, तो उस वजह से काफ़ी पैसा लग गया इसका यहाँ पर, तो उस वजह से भी हो गया. ओके, देन नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी. जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसमें कंपनी को बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ था. ओके, उसकी वजह से भी इसको बैंक्रप्सी मिली कंपनी को. देन करप्शन. अब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी. एम्प्लॉयज़ तो भर भर के अपने जो पैसा था वो लेके जा रहे थे उनके, वो तो बहुत ही रिच हो गए थे, बट जो कंपनी थी उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था. ठीक है, देन लॉस इन ट्रेड. अब जो ट्रेड कर रही थी कंपनी इंडिया में, तो जो उसमें टी का ट्रेड कर रही थी यानी चाय का, उसमें उसको लॉस हो रहा था क्योंकि उसमें कंपटीशन
कंपटीशन आ रहा था, ठीक है, फ्रांस का कंपटीशन आ रहा था, तो फ्रांस के लोग टी ज़्यादा बेच रहे थे बजाय कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। टी ट्रेड में उनको लॉस आ गया, इसकी वजह से भी उनको बैंकरप्सी मिली, ओके। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बैंकरप्सी आ गई, फाइनेंशियल बैंकरप्सी का उनको सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगी, अब हेल्प मांगेगी, कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड की गवर्नमेंट को अब अपॉर्चुनिटी मिल गई। पहले तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में इंटरफेयर नहीं करती थी, बट अब उसने उससे हेल्प मांगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो ये देख सके कि वो कैसे काम कर रही है वहाँ पर इंडिया में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल कहाँ पर आ गया, इंग्लैंड की गवर्नमेंट के ऊपर। इन 1772 द ब्रिटिश इंडिया कंपनी अप्लाइड, उसने अप्लाई किया किसके लिए, फाइनेंस के लिए, यानी लोन के लिए, लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। कितने लोन के लिए, 1 मिलियन लोन के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पास एक लोन अप्लाई किया कि उसे लोन दिया जाए 1 मिलियन पाउंड का। तो उसके थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया इन 1773। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स।